नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आपको देखने को मिलेगी और इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 48 सीटें देखने को मिलेंगी। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या? महाराष्ट्र। पहले पर आप देखते हैं राजस्थान है, दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पर क्षेत्रफल में कौन है? महाराष्ट्र है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए कि जो शरद पवार के भतीजे हैं, जो आप देखते हैं कि अजीत पवार, वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ ले ली। 8 नेताओं ने भी मंत्री की, जगन भुजबल हो, दिलीप किलसले पाटिल हो, हसन हो, धनंजय मुंडे हो, अदिति तटकरे हो, धर्मराव अंतराम हो या अनिल पाटिल हो, संजय भंसोड़े हो। आर्टिकल 163 को आप लोगों ने पढ़ा है? वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है ना, तो उन्हीं मंत्रिपरिषदों की बात हो रही है। और अनुच्छेद 164 को पढ़ेंगे तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात की गई है। और एनसीपी की स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी? 1999 में हुई थी। अब आप देखते हैं कि अगर ये लोग दावे को लेकर आप देखते हैं पार्टी पर किसकी पार्टी होगी, शरद पवार वाले गुट की होगी या आप देखते हैं अजीत पवार वाले गुट की होगी। और ये लोग क्या करेंगे? हो सकता है कि चुनाव आयोग में जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि इसी तरह की घटना उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी शिवसेना को लेकर। बाद में आप देखते हैं कि चुनाव आयोग भी वो मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। और आप देखते हैं एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखिए नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वहीं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप देखते हैं राजनीति है तो चलती रहेगी। मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, फेरबदल की चर्चा हो रही है। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए केंद्र सरकार में भी अगले साल चुनाव है, तो यहां भी माना जा रहा है कि आप देखते हैं हो सकता है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हो केंद्र सरकार में। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। ऊर्जा क्षेत्र में एक और वैश्विक संगठन का नेतृत्व करेगा भारत। भारत में रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। और इस क्षेत्र में वैश्विक अगुवा के तौर पर स्वयं को स्थापित करने के लिए भारत ने पहले फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन किया। अब इसी तरह पर आप देखिए वैश्विक बायोफ्यूल संघ के एक संगठन की तैयारी हो रही है। भारत की इस कोशिश में अमेरिका और ब्राजील भी साथ होंगे। पिछड़ों का हित सबसे ज्यादा राज्य सरकार में ही सुरक्षित है। ये अपना दल के संस्थापक सोनेवाल पटेल की 74वीं जयंती पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है। एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर पिछड़े वर्गों की हम लोग बात करें ना, ओबीसी जाति की बात करें तो 50% से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग की राजनीति भी खूब होती है। भाजपा ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन। मायावती ने कहा कि एक समान कानून लागू होने से देश होगा मजबूत। ये आप देखिए यूसीसी की बात हो रही है, सबके लिए एक समान कानून की बात हो रही है ना। और अगर आप लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की बात करें तो उसमें समान नागरिक संहिता बनाने के प्रयास की बात की गई है कि राज्य सरकारें ये काम करेगी, आपकी सरकार ये करेगी। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। जब एक देश है, एक संविधान है, एक तो एक कानून भी होने चाहिए। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून है वो सबके लिए एक जैसे है। और इसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा भी की हुई थी। सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें एक क्लास डली हुई, उसे देख लीजिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। गजवाए हिंद मामले में 3 राज्यों में छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों पर की छापेमारी। डिजिटल उपकरण, कई दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। ये आप देखते हैं कि अगर हम लोग कट्टरपंथी मॉड्यूल है एक तरह से। एनआईए की बात करें, राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो आप देखिए 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
एससीओ शिखर सम्मेलन में 15 समझौते पर लगेगी मुहर। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मंगलवार को सदस्य देशों के बीच 15 समझौते पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। ये समझौते कारोबार को बढ़ावा देने, नए सदस्यों को शामिल करने, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, युवा मामलों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से जुड़े होंगे। इन समझौतों को लेकर मई में विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी थी। और आप देखिए एससीओ के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी बता देता हूं, और इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में आप लोग याद रखिए, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। देरी से आया मानसून, 6 दिन पहले ही पूरे देश में छाया। ये आप देखेंगे चक्रवाती तूफान बिपजय की वजह से आप देखते हैं कि 8 दिन लेट भी हुआ था आपका। CUET और यूजी को की संशोधित उत्तर कुंजी एनटीए ने जारी की। अभी आप देखते गलत क्वेश्चंस के आंसर थे ना, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना अंडर ग्रेजुएट में, तो उसी के लिए बात। फ्रांस में विरोध की आग नहीं हुई ठंडी, मेयर के घर पर हमला हुआ है। अभी आप देखते फायरिंग में एक किशोर की नाहेल की मौत हो गई है ना, तो उसी के बाद आप देखिए फ्रांस में हिंसा हो रही है। पेरिस फ्रांस की बात हो रही है, देखिए है फ्रांस, ठीक है, यूरोप में। ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलता है। बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ा बिल फिर लाने की तैयारी में। 16 साल पुराने कानून में बदलाव की पिछले कई वर्षों से चल रही है कसरत अब लगभग समाप्त होने वाली है। 24 घंटे बुजुर्गों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर को सक्रिय रखने जैसे कदम भी उठाने की तैयारी है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि जैसे आप देखिए हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य कह लीजिए, अपना धर्म कर लीजिए, निभाया है। लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग धर्म निभाना भूल जाते हैं। और एक बड़ी कहावत है कि एक माँ बाप मिलकर 10-10 बच्चों को पाल देते हैं, उनका पालन पोषण कर देते हैं, लेकिन 10-10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। और अभी आप लोग अपने आसपास कभी टाइम मिला करें तो वृद्धाश्रम जाया करिएगा, रोड पर आप लोग निकला करिएगा। इस तरह की परिस्थितियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं बुजुर्गों के साथ। ये आप देखेंगे कि बुजुर्गों के लिए सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस सेल, प्रत्येक पुलिस थाने में एक ESI रैंक का नोडल अधिकारी शामिल करने की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखते हैं कि नौकरशाह मनमाने ढंग से पलट रहे हैं मुख्यमंत्री के फैसले, दिल्ली सरकार कह रही है। और आपने देखा है कि दिल्ली में तबादला और नियुक्ति पर जो अध्यादेश आया हुआ है, और इससे पहले जो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था, जिसमें आप देखते हैं कहा गया था कि तबादला और नियुक्ति का अधिकार यहाँ की सरकार के पास होगा। लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति साहब होते हैं ना, वो अध्यादेश लाते हैं। इसमें शक्ति उतनी ही होती है जितना कानून के द्वारा होती है, लेकिन आगे चलकर इसे राज्यसभा लोकसभा से पारित करवाना होता है। तो अनुच्छेद 123 आप लोग याद रखिएगा। ठंडे बस्ते में टाउन हॉल में संग्रहालय बनाने की योजना। संग्रहालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की थी परियोजना, 50 करोड़ का फंड भी आया, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। देखिए राष्ट्रपति मुर्मू का कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र का 5 दिवसीय दौरा। हमारे देश की आप देखते हैं कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट 42 दिन की छुट्टियों के बाद आज से जुटेगा काम पर। मणिपुर हिंसा अतीक अहमद मामले पर सुनवाई से होगी शुरुआत। ग्रीष्मकाल के अवकाश के दौरान 2000 से अधिक मामलों पर सुनवाई की गई है। और भारत के 174 छात्रों का यूरोप में पढ़ने का सपना होगा पूरा, पढ़ाई करने का पूरा सपना। प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में जिन 174 भारतीयों का चयन हुआ, उनमें से 50% महिलाएं हैं। और इनमें मुंडस आप देखते हैं 2023 से 25 के चयनित भारतीय छात्रों को विभिन्न यूरोपीय देशों में स्थित कम से कम 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का और रिसर्च करने का मौका इसके तहत मिलेगा। अच्छी बात है, आप देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को देखेंगे कौन कौन से हर साल तय होता है बैठकों का एजेंडा और SCO का। और आप देखते हैं कि यह संगठन देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विकास और सेना से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए
चर्चा करने के साथ उनका समाधान करने की रणनीति बनाता है। संगठन का लक्ष्य आतंकवाद को रोकना, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने का है। हालांकि कोई भी कदम उठाने से पहले संगठन के सभी सदस्य देशों को की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। और हर साल तय होता है बैठक का एजेंडा। सम्मेलन में पहले संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री एकजुट होते हैं और आयोजन का एजेंडा तय करते हैं। जैसे इस साल नई दिल्ली में 3 से 4 जुलाई को समिट का आयोजन होगा और सम्मेलन का एजेंडा आप देखें तय करने के लिए इन सदस्य देशों के विदेश मंत्री 4 से 5 मई को गोवा में जुटे थे। और कौन कौन देश इसमें आयोजक हैं ऐसी? तो सम्मेलन का आयोजन हर साल 8 सदस्य देशों में से किसी एक देश में होता है। पिछली बार उज्बेकिस्तान में सम्मेलन हुआ था। इस साल आप देखिए आयोजन दिल्ली में हुआ। अगला आयोजन किस देश में होगा यह सम्मेलन के दौरान तय हो जाएगा। चलिए, और आप देखिए भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इसमें शामिल कर लिया गया था। तो याद रखिए 2005 से एससीओ से जुड़ा था भारत, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसे बच्चों के मामले की समीक्षा करें जिन्हें गोद लिया जा सकता है। स्मृति ईरानी कह रही बाल देखभाल घरों में 66,000 बच्चे, इनमें 3,000 से भी कम बच्चे गोद लेने के कानून के रूप में स्वतंत्र हैं। 2,000 रुपए के नोट वापसी पर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। आरबीआई की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सुरक्षित रखा था फैसला। 2,000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं ना। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विदेश जाने वाले कामगारों को मिलेगा खास पासपोर्ट। और यूरोप के कई देशों में की तरह जर्मनी भी मानव श्रम के संकट से जूझ रहा है। बेशक उसकी नज़र में भी भारत की युवा मानव श्रम पर है, और लेकिन आवश्यकता या मांग अनुरूप कुशल श्रमिक न मिल पाना बड़ा संकट है। भारतीय युवाओं को अन्य देशों में रोजगार दिलाने के लिए प्रयास तो कई वर्षों से चल रहे हैं। वहां जाएंगे तो आप देखते हैं कि पासपोर्ट की जरूरत होगी, तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। और आप देखते प्रशिक्षित मानव श्रम के लिए विश्वविद्यालय में निभाएगा विश्वसनीयता पद की भूमिका। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए बनी रूपरेखा। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना भारतीय नौसेना करेगी अभ्यास। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना PAT पोसीडॉन और भारतीय नौसेना इस हफ्ते संयुक्त समुद्री निगरानी गश्त में हिस्सा लेगी। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने रविवार को कहा है कि यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और याद रहे गत वर्ष रॉयल ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स को भारत में संयुक्त निगरानी गश्त के लिए तैनात किया गया था। और इससे पहले INP-8I विमान ने अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में उड़ान भरी थी और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई जल में RAF PAT के साथ आप देखिए मिलकर संचालन किया था। अच्छी बात है। और 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच दोनों देशों की नौसेना के संबंधों के लिए संयुक्त मार्गदर्शन को लेकर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आप देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें देख लिया करिएगा, आप लोग देखना है तो। बाकी आप देख रहे हैं कि हमारे देश की राजनीति किस तरह की, आप सभी जानते हैं। हमारे देश की राजनीति शुरू होती जाति और धर्म से, और उसी पर आप देखते हैं जाति धर्म पर ख़त्म हो जाती है। ना तो शिक्षा की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना रोजगार की अच्छे से बात हो पाती है। और आप लोग खुद सोच के देख लीजिए, अगर हम लोग शिक्षा के नाम पर वोट देते, हम लोग काम के नाम पर वोट देते, हम लोग आप देखिए स्वास्थ्य के नाम पर वोट देते, हम लोग रोजगार के नाम पर देते हैं, तो हमारे नेताओं को उसमें ढलना पड़ता। हमारी भी गलती है उसमें, ठीक है। चलिए आप लोग देखते, बाकी चलता रहेगा। जो आप देखें शरद पवार की चल रही है, सही है। आप लोगों को देखना है राजनीति में, अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर आप लोग देख सकते हैं ये सब। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है। इसी तरह का आप देखिए शरद पवार के साथ हो गया है। और शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहते हैं, लेकिन चाणक्य को मालूम तो होगा, उनकी बातों से यही लग रहा था, लेकिन वो लाचार थे, वो रोक नहीं पाए। और कई लोग तो कह रहे हैं कि शरद पवार भी बीजेपी में जाना की सोच रहे हैं, उससे गठबंधन की। तो हो सकता है कि उन्होंने आप देखिए किसे अजीत पवार को भेज दिया हो, ऐसी भी बातें उठ रही हैं।
ये आप देखिए धर्म परिवर्तन का मामला अभी काफी चल रहा है। आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए धर्म परिवर्तन को आपका संविधान नहीं रोकता है। संविधान के अगर भाग 3 को अनुच्छेद 25 को पढ़ेंगे तो धार्मिक धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जिन्हें संविधान का जनक कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अपने अंतिम समय में। लेकिन आप देखिए वो धर्म परिवर्तन जबरन नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आप देखते हैं कई राज्य सरकारें क्या ला रही हैं, कानून ला रही हैं कि आप देखिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। हर मोड़ पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बनेगा हर वे। IIT ISM धनबाद में बना AI आधारित ऐप बिना इंटरनेट में भी बताएगा लोकेशन और सुरक्षित गंतव्य भी बताएगा। जीवन की सुगम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का प्रयोग बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि बढ़ रहा है इसका। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि ये शुरू किया गया। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और सबसे सुरक्षित रास्ता बताने के साथ संकट की घड़ी में लोकेशन की जानकारी पुलिस और स्वजन तक पहुंचाएगा ये ऐप, ये भी देखने को मिलेगा। अब आप देखिए विपक्षी एकता की बात हो रही है क्योंकि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है और आप सभी जानते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव मतदाताओं यानी कि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। तो एक तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये गठबंधन बहुत बड़ी चुनौती है, महाचुनौती है, क्योंकि सब पार्टियां अपना अपना आप देखते हैं कि ख्वाब देखते हैं और प्रधानमंत्री बनने के हर किसी के सपने भी अपने हर पार्टी के। लेकिन अगर ये गठबंधन बन गया अच्छी तरह से तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस के खिलाफ भी इस तरह के गठबंधन बनते रहे हैं और फिर आप देखते हैं कि क्या रहा है, उसे नुकसान भी उठाना पड़ा है। और आप देखते हैं कि जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी के बाद का गठबंधन देख लीजिए, उसके बाद कई गठबंधनों का दौर चलता रहा। वैसे तो आज़ादी के तुरंत बाद ही कुछ राज्यों में छिटपुट गठबंधन के उदाहरण देखने को मिले थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि 1977 में गठबंधन बना था और इंदिरा गांधी की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। लेकिन एक साल ही बाद ही चली थी वो सरकार। फिर आप देखते हैं कि चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, इंदिरा गांधी दोबारा PM बन गई थी, प्रधानमंत्री बनी थी। और बहुत सारे इस तरह के आप देखते हैं गठबंधन चलते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने आप देखते हैं कि बहुत सारे गठबंधन किए। चलिए सब आप देखते रहिए। 1946 में देश में बनी अंतरिम सरकार गठबंधन की का ही परिणाम थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दलों ने मिलकर इस सरकार को मूर्त रूप दिया था। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, इसे भी पढ़ लिया करेगा। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। हर जगह फायदा पहुंचाते हैं। और जो अन्य न्यूज़पेपरों के एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। आवश्यक है राजद्रोह कानून। ये आप देखते हैं कि राजद्रोह कानून है ना, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था, इसे हटाने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं और आप देखते हैं कहते हैं सरकार इसका दुरुपयोग करती है, तो उसी की बात हो रही है। देश में इन दिनों भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 124A से जुड़े राजद्रोह कानून पर बहस जारी है। पिछले साल मई में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसरण में यह कानून निलंबित है, लेकिन इसे निरस्त करने की मांग जारी है। इस संदर्भ में विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने हाल ही में कहा है कि कश्मीर से लेकर केरल और पंजाब से पूर्वोत्तर की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इस कानून को बनाए रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए एक पर्याप्त रक्षोपाय प्रस्तावित है, जैसे कि प्रारंभिक जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा 7 दिन में की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी को ठोस प्रमाण के बाद प्राथमिक की दर्ज करने की अनुमति होगी। और उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को राजद्रोह के अपराध के लिए अपर्याप्त बताया। राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक कहे जाने के मुद्दे पर भी आप देखिए उन्होंने कहा है कि केवल औपनिवेशिक विरासत होना कानून निरस्त करने का वैध आधार नहीं है। और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और मलेशिया सहित कई देशों में ऐसे कानून हैं। कुल मिलाकर आप देख विधि आयोग ने इस कानून को जारी रखने की सिफारिश की है। विपक्षी दल इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं
और इससे आप देखिए सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध सहमति और अभिव्यक्ति को दबाया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार राजद्रोह कानून सख्त बनाकर विपक्षी दलों को तंग करेगी। इस कानून का इतिहास पुराना है। इसका मसौदा वर्ष 1837 में थॉमस मैकाले ने तैयार किया था। 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई, लेकिन मैकाले के प्रारूप को शामिल नहीं किया गया। 1870 में एक संशोधन द्वारा उसे जोड़ा गया था। केंद्र सरकार इस कानून की पुनः जांच के निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय की सूचित कर चुकी है। इसे औपनिवेशिक होने या दुरुपयोग के आधार पर ही निरस्त करने का कोई उचित नहीं है। अनेक कानूनों के दुरुपयोग की शिकायतें मिलती हैं, लेकिन इसका आधार पर कानून समाप्त नहीं किए जाते हैं। कानून की उपयोगिता व आवश्यकता की महत्वपूर्ण होती है और निस्संदेह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधन करने चाहिए। इस दिशा में आप देखिए सम्यक विचार की आवश्यकता है और कानून में प्रयुक्त शब्दों एवं वाक्यांशों को और स्पष्ट करना चाहिए। देशद्रोह को भी स्पष्ट किया जाना जाए। इस कानून की अपनी उपयोगिता है। यह राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से आप देखते हैं कि निपटने का उपकरण। संप्रति कई राज्य सरकारें माओवादी विद्रोह से जूझ रही है और कहीं कहीं आप देखते हैं विद्रोही तो सरकार का अस्तित्व भी नहीं मानते हैं। पूर्वोत्तर अशांत है, पीएफआई सक्रिय है। ऐसे ताकतें विधि द्वारा स्थापित सरकारों को हिंसा और अवैध तरीके से कमजोर करने की प्रयास करती रहती हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतें विधि निर्वाचित राजव्यवस्था पर हमला करती हैं। संविधान का अवमान होता है। उनके कृत्य राष्ट्र राज्य के विरुद्ध युद्ध हैं, देशद्रोह भी है और निसंदेह जनतंत्र में आलोचना का महत्व है। सरकारी नीतियों की आलोचना राज्य व्यवस्था को मजबूत करती हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में वाक संयम होना चाहिए। देशद्रोह कानून की समाप्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है। अलगाववादी शक्तियां इस स्थिति का लाभ उठा सकती हैं। लोकतंत्र भारत की जीवन सिद्ध है और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के मौलिक अधिकारों का मूल तत्व। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है, इस स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन भी है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की कोई बात विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। अनुच्छेद 19 के उपखंड द्वारा प्राप्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या फिर अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन है। इस संबंध में विधि बनाने से राज्य को रोका नहीं जा सकता है। अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते समय आप देखिए लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि बिंदुओं का संयम संविधान निर्माताओं ने ही निश्चित किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सदुपयोग लोकतंत्र को मजबूत करता है और संविधान के अनुच्छेद आप देखिए 19 से एक काम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसे अनुच्छेद के खंड 2 में संयम और मर्यादा के स्पष्ट निर्देश हैं। इस दिशा में आप देखिए और संयम को तोड़ने की से अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। संविधान सभा में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस हो रही थी, तब मसौदा संविधान अनुच्छेद 13 में राजद्रोह शब्द पर भी विचार हुआ है। के.एम. मुंशी ने नए संशोधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इसमें 2 परिवर्तनों का प्रस्ताव है। मूल खंड में आप देखिए राजद्रोह शब्द आया, हमारे संशोधन में राजद्रोह शब्द को निकालने का प्रयास है और उसके स्थान पर उससे अच्छी शब्दावली रखी गई है। उद्देश्य है कि देशद्रोह शब्द निकाल दिया जाए। इसका आशय संदेहात्मक है और इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। राजद्रोह शब्द संसार के सभी न्यायालयों के लिए संदेह का कारण रहा है। इसकी परिभाषा बहुत साधारण है। यह परिभाषा 1868 में दी गई थी। इसके अनुसार राजद्रोह में ऐसा सब व्यवहार सम्मिलित है जिसका उसका शाब्दिक रूप, कार्य रूप, लिखित रूप, जिसका उद्देश्य राज्य की शांति को भंग करना हो अथवा इसके लिए लोगों को प्रेरित करना हो। और तब दंड संहिता की धारा 124A की व्यापक आलोचना प्रचलित है, इसलिए संविधान के मसौदे से यह शब्द निकाल दिया गया है। लोकतंत्र में आलोचना स्वागत योग्य है। राजद्रोह पर पुनः बहस चल रही है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। जैसे प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा का अधिकार होता है, उसी तरह आप देखिए राष्ट्र राज्य को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। कानून की आवश्यकता, उपयोगिता का विवेचन जरूरी है। इसी आधार पर आप देखिए दंड विधान से संबंधित राजद्रोह की धारा पर निर्णय लिया जाना चाहिए। लेखक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो इस तरह के आर्टिकल पढ़ा करिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप देखिए इसके पक्ष में बहुत सारी पॉइंट इन्होंने बताए, तो उन पॉइंटों को आप लोग नोट्स कर सकते हैं। जब कोई आर्टिकल इसके विपक्ष में लिखा जाता है और इसे हटाने के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, उनको नोट कर लीजिए आप लोग और इस कानून के बारे में एक सामान्य जानकारी रखिए। अगर आपका मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिख देंगे। पॉजिटिव पॉइंट देखिए, नेगेटिव पॉइंट लिख देंगे, लास्ट में अपना निष्कर्ष दे देंगे। ये सब आप लोगों को करना है। तय हुए आगामी चुनाव के मुद्दे, समान नागरिक संहिता से लेकर आप देखते हैं कि पसमानदा मुस्लिम से जुड़े मुद्दे के माध्यम से मोदी ने आगामी चुनावी एजेंडा तय कर दिया है।
अब आप देखें कि विपक्ष परेशान है कि समान नागरिक संहिता का विरोध करें या फिर इसका पक्ष करें, और भारतीय जनता पार्टी का एक कोर मुद्दा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं सब। ये आप देखिए, अहंकार त्याग ही गुरु दक्षिणा है, सात्विकता का भाव रोम रोम में समाहित करते स्वयं स्वतः युग गुरु से मिलन हो जाता है और सांसारिक लोग में मन डूबा रहता है, तो नकली गुरु से ही संबंध बन जाता है। बहुत तेरे लोग गुरु के बेस में छल छदम करने वालों का उल्लेख करते दिखते हैं। चलिए, गुरु का महत्व तो आप लोग देखते हैं कि अच्छा गुरु रहे तो जिंदगी बना देता है, और वो गुरु आप देखते हैं परिस्थिति भी हो सकती है, हर कहीं से जहां से आपको सीख मिल रही है वो आपका गुरु है। चाचा भतीजे की जो चल रही है महाराष्ट्र में लड़ाई, उसी को लेकर बात हो रही है। वर्षा जल संचयन, राज्य में वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय करने से कार्य के सफल होने की उम्मीद अधिक है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे मानसून आ गया है, अब आप पानी बरसेगा, आप देखिए उन्हें एक जगह रोकने की बात होती है, जिससे आप देखते हैं कि धरती में पानी जाएगा, यानी कि वाटर आप देखते हैं कि जाएगा और पानी की जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो आप देखेंगे आगे हमारे लिए और फायदा होगा। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। दोहरे सामाजिक मानदंड से मिली आज़ादी, और किसी से शादी कर लेने मात्र से किसी बहन बेटी की हत्या कर देना या मृत घोषित कर देना संवैधानिक अधिकार उनका हनन है। पिछले दिनों हमारे समाज में दो ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने आधुनिक होते समाज की कली खोलकर रख दी। पहली घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक लड़की ने परिवार के विरुद्ध जाकर दूसरे धर्म के लड़के से शादी की तो घर वालों ने लड़की का पिंडदान कर दिया। दूसरी घटना राजस्थान के रतनपुरा में घटी, जहां युवती ने अपने ही समाज के एक युवक से शादी कर ली तो परिजनों ने पहले तो बेटी की मृत्यु का शोक पत्र छपवाया, फिर मृत्यु भोज करवाकर जीवित बेटी का 12 दिन का शोक मनाया। यहाँ आप लोगों से एक सवाल मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप देखते हैं कि हो सकता है कि गलत हो, माँ बाप आप देखते हैं उनकी अपनी चिंता हो कि कैसा लड़का है कैसा नहीं है। अगर आप देखिए लड़के करते हैं लव मैरिज, तो आप देखते हैं उनकी नहीं करवाए जाते हैं पेंडमेंट। तो मैं आप लोगों से सभी से कहता हूँ, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आप पढ़ लिख जाइए, अच्छे पद पे पहुंच जाइए, सक्सेस हो जाइए, फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, आपका परिवार भी सपोर्ट में रहेगा। अब आप देखिए इनसे जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अब आप देखिए कोई सक्सेस अच्छी पद पर सिलेक्ट आ जाए और उनकी बेटी का हाथ मांग ले या बेटे का हाथ मांग ले, तो वो मना करेंगे? वो कभी नहीं मना करेंगे। तो ये ध्यान दिया करिएगा, ठीक है। और हमारा समाज जिस तरह से है, हम कितना भी आधुनिक होने का दम भर रहे हो, हमारा खान पान रहन सहन और पहनावा कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन यह सच्चाई है कि प्रेम जैसे मुद्दे पर हमारा समाज आज भी दकियानूसी सोच रखता है। प्रेम शब्द को पवित्र माना जाता है, लेकिन झूठ मान में फंसे समाज के लोग कई मर्तबा अपनों की हत्या तक कर देते हैं। झूठी शान में ऐसी हत्याओं की संख्या भी आधुनिक होते समाज में बढ़ती जा रही। संविधान गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता हर एक नागरिक को देता है और एक निश्चित उम्र के बाद कोई भी अपना स्वतंत्र फैसला ले सकता है। किसी से शादी कर लेने मात्र से किसी बहन बेटी की हत्या कर देना या जीते जी मृत घोषित कर देना कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। झूठी शान के लिए की गई हत्या या जीवित को मृत घोषित कर देना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के हनन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 जीवित और मृत दोनों परिस्थितियों में व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों की बात करता है। ऐसे में हमारे समाज में कहीं ना कहीं झूठी शान में इसे भी चुनौती देने का काम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष मान हत्या से संबंधित करीब 5000 मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किए जाते हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 मान हत्या के मामले भारत से जुड़े हुए। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आंकड़े पहली दृष्टि से कम हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर शिकार होने वाली महिलाएं होती हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार 60% मान हत्या के अपराधी या तो हाई स्कूल शिक्षित हैं या फिर स्नातक हैं। तय है कि सिर्फ किताबी ज्ञान एवं सभ्य और तर्क संगत व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है। इसके लिए आप देखिए धर्म के मर्म और मानवीयता के मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही झूठी शान और मान से बहन बेटियों को बचाने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान और रूढ़िवादी विचारों को तिलांजलि देने की आवश्यकता है। लड़का अगर दूसरी जाति में विवाह कर सकता है तो लड़की को वह अधिकार आखिर क्यों नहीं हो? एक ही समाज में आप देखिए जो दो मानदंड कैसे स्वीकृत पा सकते हैं। चलिए, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा इस तरह के मुद्दों पर, ठीक है। प्रगतिशीलता की ओर बड़े साहसिक कदम, समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। इस संबंध में तमाम विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है और इसकी राय में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी तलाशा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा
अब तक इस दिशा में उठाए गए कदमों के आधार पर आप देखिए यह कहा जा सकता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वह इस संबंध में तत्परता से प्रयासरत है और इसे निश्चित तौर पर आप देखिए प्रगतिशीलता की दिशा में एक साहसिक कदम कहा जा सकता है। चलिए देख लिया करिएगा। ये आप देखते हैं कि सुर्खियों में टमाटर तंज कैसा जाता है, पर टमाटर 200 रुपये किलो हो गया। आप मेरे शहर में, आपके शहर में कितना है आप लोग बता सकते हैं। कानून की राज की नई तस्वीर, उत्तर प्रदेश की बात देख लीजिए। कांग्रेस में कमजोर हुआ संभावितों का दावा। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समझौता हो गया ना टीएस सिंहदेव साहब के बीच, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होना है। महंगे कर्ज के बावजूद घरों की जमकर बिक्री। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है चौथी तिमाही में आवास बिक्री में 21.6% की वृद्धि हुई है। और मानसून के आते ही जून में आप देखिए घटी डीजल की बिक्री। जून तिमाही में प्राइवेट इक्विटी निवेश 33% घटा। कितना? 33% घटा। इंडियन बैंक ने पेश की नई डिजिटल सेवाएं। इंडियन बैंक ने डिजिटल बदलाव पहल के तहत आप देखिए नई सेवाएं शुरू की। नई सेवाएं वेब परियोजना में तहत शुरू की गई हैं। बैंक ने रविवार को बताया कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की है। क्रेडिट कार्ड कारोबार में से हिस्सेदारी बेचेगी ओएबी, यानी कि आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। 2028 तक $5 अरब का होगा एसी बाजार। जून में आप देखिए 47,148 करोड़ रहा एफपीआई निवेश। पोर्टफोलियो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। GQG पार्टनर्स ने अदानी की 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई। बायोमेट्रिक से पकड़ी जाएगी फर्जी कंपनियां। सीबीआईसी ने कहा फर्जी आईटीसी दावे पर लगाम के लिए और सख्ती की तैयारी। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ आप देखते हैं कि अभियान के दौरान 12,500 कंपनियों की पहचान करने की बात हो रही है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और आप देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसके बारे में याद रखिएगा। ये आप देखें यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। मार्क हेलीकॉप्टर ने 63 दिनों के बाद नासा का संपर्क। मार्स हेलीकॉप्टर से। नासा के बारे में बता देता हूं, आप लोग देखेंगे नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और आप देखें इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आपका बेंगलोर में हेडक्वार्टर उसका देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि सिंगापुर में दयानंद सरस्वती की जयंती पर हेरिटेज गैलरी व भित्ति चित्र। आतिशबाजी से जगमगाया आसमान। अमेरिका के बोस्टन हार्बर फेस्ट के दौरान आतिशबाजी आप देख रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता के 247 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अमेरिका में ही वीजा नवीनीकरण से भारतीयों को मिलेगी बड़ी राहत। टेक एग्जीक्यूटिव अजय भुट्टोरिया ने कहा है कि इस फैसले से 10 लाख से अधिक छात्र लोगों को राहत मिलेगी। अमेरिका में आप देखते हैं लोग काम करने के लिए जाते हैं ना, तो उन्हीं के लिए। कनाडा ने जानवरों पर कॉस्मेटिक परीक्षण करने पर रोक लगाई। कनाडा ने जानवरों पर कॉस्मेटिक परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, उठाया। सरकार की ओर से आप देखिए लगाए गए C-47 बिल के माध्यम से खाद्य और औषधि अधिनियम में बदलाव किया गया है। यह कॉस्मेटिक के जानवरों पर परीक्षण आंकड़ों के आधार पर उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए। अब आप देखेंगे कि उन पर क्यों हो कोई प्रशिक्षण, इंसानों पर करिए ना डायरेक्ट। एक खेल का क्षेत्र है। कोलकाता को 27 साल बाद फिर से मिली 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबानी। चलिए, और आप देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है? क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। 1864 में स्थापित हुआ था स्टेडियम, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय महिला टीम घोषित हुई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही। माना आयन का रिकॉर्ड। ये आप देखिए ओलंपियन माना पटेल ने रविवार को 76वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप की शुरुआती दिन में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है।
दीक्षा 26वें स्थान पर भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर, लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर हैं। श्रीलंका ने वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय जूनियर बैडमिंटन टीम कल रवाना होगी। भारत की 18 सदस्यीय बैडमिंटन टीम यहां ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 2 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण शिविर के लिए सावले 5वें स्थान पर रहे। भारतीय एथलीट अविनाश सावले रविवार को यहां डायमंड लीग में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में 5वें स्थान पर रहे हैं। मेजबानी से चूकने वाले राज्य संघों को द्विपक्षीय सीरीज के मैच खेलने होंगे। और 24वें ग्रैंड स्लैम पर नोवाक की नजरें, स्वातिक भी दावेदार हैं। विंबलडन की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में मैक्स वर्स्टैपेन बने विजेता। ये भी देखते रहा करिएगा। क्या आप पुतिन को जानते हैं? मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी एमबीए की परीक्षा। अभी आप देखते होंगे कि आप देखते हैं डॉक्टरी की परीक्षा भी हिंदी में मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। आधुनिक सिद्धांतों पर खरा है भारत का प्राचीन जल विज्ञान। मौर्य काल में था वर्षा और उसकी भिन्नताएं मापने की यंत्र। देखिए, मौर्य काल में वर्षा और उसकी मौसमी भिन्नताएं मापने का मौसमी वर्षमापी यंत्र विकसित किए गए थे जो आधुनिक जल विज्ञान के समान सिद्धांतों पर आधारित थे। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने आगे थे उस समय से ही। यहां भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। गर्म हवा के गुब्बारे से अकेले बिना रुके लगाया दुनिया का चक्कर। अमेरिका के स्टीव फॉसेट ने 2002 में आज ही गर्म हवा के गुब्बारे से अकेले बिना रुके दुनिया का चक्कर पूरा किया था। उन्होंने 19 जून को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से स्पिरिट ऑफ फ्रीडम गुब्बारे से आप देखिए उड़ान भरी थी। 3 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के ही क्वींसलैंड में उतरने के साथ सफर पूरा हुआ था। और जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने चलाया दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल। 1886 में आज ही आप देखिए जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल चलाया था। इसे गैसोलीन इंजन में से संचालित किया जाता था और इस ऑटोमोबाइल की अधिकतम गति आप देखिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह तिपहिया वाहन था जिसमें 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। महिला अधिकारों की पैरोकार थी हंसा मेहता। महिला अधिकारों की पैरोकार एक शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म आप देखेंगे कि 1897 में आज ही सूरत में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में रहते हुए महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। उन्हें ही पेड़ा से वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी और 1946 में आप देखिए ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बनी और संविधान सभा में पहली में महिला अधिकारों का विषय उठाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। सन 1949 में बड़ौदा विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई और उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखकर कई नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की। 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। कनाडा परेड में बिखरी संस्कृति की छटा। मॉन्ट्रियल में कनाडा दिवस परेड के दौरान आप देख रहे हैं कृत्रिम वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं बच्चे और वस्तुओं की विशेषताएं बच्चों में संवाद कौशल के विकसित होने के तौर तरीकों को करते हैं प्रभावित। चलिए, डायबिटीज बीपी के बाद मोटापा के मामले में भी भारत के लिए गंभीर खतरा है, यह अनुसंधान कह रहा है। चिंताजनक है अंटार्कटिक की लैंड फास्ट बर्फ का सिमटना। रिव्यू ऑफ जियोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है पूर्वानुमान। समुद्र तट पर या फिर हिमखंड के इर्द गिर्द जमी बर्फ को कहते हैं लैंड फास्ट बर्फ। खाद्य चक्र के लिए अहम है। और ग्लोबल वार्मिंग आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह पड़ रहा है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। पड़ोसी को पर्चे पर लिखकर दे दी बड़ी नसीहत, बेंगलोर की बात है। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें रहती, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो मुझे बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं, आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक है।